द स्पीड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये क्लास किसके लिए है, तो बता देता हूँ। ये क्लास 4th स्टैंडर्ड के लिए है, जो 4th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए क्लासें हैं ये, ठीक है। तो देखिए, ये से आपका सुपर टेट हुआ, लेखपाल हुआ, यूपीएसआई हुआ, इन सभी के लिए क्लासें आपको दी जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए, 4th स्टैंडर्ड के लिए क्लास है ये, ठीक है। इसको सीजीएल मत ले जाइएगा, ठीक है, सीजीएल मत ले जाइएगा। आइए देखिए, हमने जो बताया था आपको कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है भुजाओं के आधार पर, वो क्या क्या है बताई थी सारी कि इसके 3 कोण बराबर होते हैं, 3 शीर्ष कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं जो कि बराबर होती हैं, और तीनों कोण 60-60 अंश के बनते हैं, क्योंकि 180 का पूरा बटा रहता है। तो 3 भागों में अगर बराबर भागों बांटेंगे तो 60-60 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम समद्विबाहु की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 समान भुजाएं होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जब 2 समान भुजाएं हैं तो 2 समान भुजाएं हैं, तो बताइए 2 समान भुजाओं के साथ 2 समान कोण भी होंगे। जब 2 समान कोण हैं तो समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है और बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। अगर हम चाहे बराबर भुजा बोल दे तो उसके सामने वाला, जैसे हमने बोला ये आपका फिगर है, इस प्रकार से अगर ये फिगर ड्रॉ कर दिया, अगर आपको दिख रहा है, चलिए अगर ये फिगर ड्रॉ कर दिया, फिगर में हमने बोल दिया कि ये ए, ये बी और ये सी, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सामने वाला कोण बनेगा वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर ये भुजाएं ना दे बराबर और हमने बोल दिया ये बराबर दोनों कोण हैं, तो इसके सामने वाली भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो आप समझ गए होंगे। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने वाला कोण, जे वाला कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर हुई। तो जब इस भुजा के सामने वाला कोण ये आपका अगर ये 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 2 बराबर भुजाएं हैं। तो प्रश्न में आता है जब 2 भुजाएं बराबर हैं, एक कोण 40 और दूसरा कोण कितना होगा? तो वो भी 40 होगा। अगर 2 कोण बराबर हैं और एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। ये आप भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें 2 कोण बराबर होते हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आइए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा बराबर नहीं होती, अगर हम इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, तो ये तीनों भुजाएं अलग हैं, दिख रही होंगी आपको। तीनों के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। और जब कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? जब ये कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। तो जब कोई भी कोण बराबर नहीं तो कोई भुजा भी बराबर नहीं, बात एक ही है। अगर हम ये बोले कि ये सबसे छोटी भुजा है, माना सबसे छोटी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ध्यान दीजिएगा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। कैसे? अगर हम कहें ये आपका 15 डिग्री का है, अगर हम बोले ये आपका 15 डिग्री का है और ये बोले हम आपका 60 डिग्री का है, देखिए 15 डिग्री की ये वाली भुजा और 60 डिग्री की ये वाली भुजा, इसका अगर हम इससे तुलना करवाएं तो जरा देखिए कौन सी बड़ी है? ये वाली भुजा बड़ी है, ये वाली छोटी भुजा है। तो बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटा कोण के सामने छोटी भुजा। अब तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो वही कहा हमने, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, या छोटे कोण के सामने छोटी भुजा और बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भुजा के आधार पर हो गया, कोणों के आधार पर हो गया। अब हम क्या बताए थे हम? हाँ, अब यह भुजा के आधार पर हुआ। कोण के आधार पर देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज कोणों के आधार पर, अगर हम कोणों के आधार पर पूछें तो पहला कोण होता है आपका न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में पहला प्रॉपर्टी डालिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? नोट नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज की,
एक ऐसा त्रिभुज जिसके या आप कह सकते हैं जिसके दो कोणों का योग 90 से बड़ा हो। ठीक है, 90 से बड़ा हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, अब देखिए, जब दो कोणों का योग 90 से बड़ा हो गया तो तीसरा कोण अपने आप 90 से छोटा होगा। ठीक है, हाँ देखिए, अगर दो कोणों का योग 90 से बड़ा हो गया, सही बोले हम, दो कोणों का योग 90 से बड़ा हो गया तो तीसरा कोण अपने आप 90 से छोटा होगा। ठीक है, बताइए, क्योंकि 90 और 90 से बड़ा तो ये हो गया, तो 90 छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि 90 तो 80 होता है। अगर ये 90 ही हो गया तो दूसरा 90 हो जाएगा, तो वो समकोण की श्रेणी में चला जाएगा ना। ठीक है, आइए तो देखिए, दूसरा कोण क्या होगा? 90 से छोटा होगा। इसके बाद ये इसी में लिख लीजिएगा, दूसरा कोण कैसा होगा? दूसरा कोण 90 से, या कह सकते हैं तीसरा कोण, सॉरी दो कोण तो ये हो गए, तीसरा कोण 90 से छोटा, या हम कह सकते हैं तीसरा कोण न्यून कोण होगा। तीसरा कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, न्यून कोण बोल सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर c स्क्वायर का मान a स्क्वायर अगर b स्क्वायर से बड़ा हो गया, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी, दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तब भी वो न्यून कोण त्रिभुज की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो वो न्यून कोण की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, इसके बाद आपका समकोण त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज देखें हम, तो दूसरे नंबर का है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? पहला, जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो, 90 के बराबर हो। आइए, 90 के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, या दूसरा क्या है? यदि दो कोणों का योग, एक कोण 90 के बराबर हो या 90 अंश हो, ये भी कह सकते हैं हम। दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर हो गया तब भी वो समकोण हो गया। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तब भी वो समकोण की श्रेणी में आ जाएगा। अगर बड़ी भुजा का वर्ग कर दिया जाए, दो छोटी वर्गों के योगफल के बराबर कर दिया जाए या हो जाए, तो वो कोण क्या कहलाता है? वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाने लगता है। आइए, इसके बाद देखिएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? अधिक कोण त्रिभुज तीसरा नंबर है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या कहलाता है? इस प्रकार से फिगर बनेगा आपका, ये वाला कोण बोलेंगे तो कैसा है? अधिक कोण, 90 से बड़ा होगा ये वाला कोण। ठीक है, नेवी वाला कोण। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसका एक कोण क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। कौन सा कोण? ये वाला कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दो कोणों का योग क्या होगा? 90 से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 90 से छोटा हो जाएगा तब भी वो क्या होगा? अधिक कोण की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर तीसरी भुजा का वर्ग बड़ा है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल से, तब भी वो क्या कहलाएगा आपका? तब भी आपका वो अधिक कोण त्रिभुज की श्रेणी में आ जाएगा। तब भी वह अधिक कोण की त्रिभुज की श्रेणी में आ जाएगा। बात क्लियर है? आइए, इसके बाद देखिएगा, हम माध्यिका की बात कर रहे हैं, मीडियन की बात। ठीक है, आइए, माध्यिका क्या है आपकी? मीडियन क्या होती है? तो माध्यिका से जो कटान बिंदु होता है उससे केंद्रक का निर्माण होता है, अभी हम बताएंगे आगे। ठीक है, देखिए, अगर हम ये माध्यिका कहें, मीडियन कहें, ठीक है, माध्यिका, तो त्रिभुज के मध्य में, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो वो माध्यिका का काम करेगी। और माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों बांटेगी। और जिस भुजा पर लंब डलेगा या लंब होगा, वो लंब भी तो कहलाता है, वो 90 पर बढ़ जाएगा। कि हमने 3 से 4 पॉइंट बोले हैं, 3 से 4 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका जिस भुजा पर डलेगी वो बराबर दो भागों में बटेगा और 90
निर्माण करेगी। ठीक है, आइए समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं और समबाहु में भी 3 माध्यिकाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, लिखते चलिए, हम लिखेंगे नहीं, कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों के तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तीनों की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये मिलेंगी वह प्रतिच्छेदी या बिंदुगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी बिंदु या बिंदुगामी कहलाता है। जिस बिंदु पर मिल जाएंगी वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी बिंदु या बिंदुगामी। तो देखिए ये यहाँ से अगर शीर्ष है, शीर्ष कौन से यहाँ पर डालेंगे लंब, तब भी ये 90-90 बटेगा और 2 बराबर भागों में ये बढ़ जाएगा। ये शीर्ष के कौन से अगर हम सामने वाली भुजा पर डालेंगे तब भी 90-90 बढ़ जाएगा और ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और जब इस बिंदु पर मिलेगा ये प्रतिच्छेदी बिंदु, इसके नाम भी अलग अलग हैं, देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी, इसके बाद बिंदुगामी, बिंदुगामी, इसके बाद केंद्रक, इसके बाद केंद्रक। इसके 3 नाम दिए गए हैं, प्रतिच्छेदी, बिंदुगामी और केंद्रक। तीनों यहाँ पर एक ही बनेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, नोट डाल लीजिएगा, अच्छे से कंठस्थ करके रखना है कि माध्यिका केंद्रक माध्यिका को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। कैसे? 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है माध्यिका को। केंद्रक या प्रतिच्छेदी या बिंदुगामी या केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। अभी हम फिगर बना के दिखाते हैं कैसे। देखिए अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है और ये सामने शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल रही है, हम बोलेंगे कि क्या है ये आपका केंद्रक है। तो ये वाली जितनी लंबाई ये 2 होगी और ये वाली लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर की होगी। अगर हम बोले ये पूरी भुजा, ये पूरी माध्यिका की लंबाई, अगर हम इसको E लिख दें, इसको O लिख दें, इसको B लिख दें, इसको C लिख दें और इस केंद्रक को G लिख दें, तो देखिएगा अगर हम बोले AO बराबर 6 सेंटीमीटर है, पूरी कितनी है? अगर हम पूरे बोले, ध्यान दीजिएगा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगर हम पूरे बोले माध्यिका 6 सेंटीमीटर की है तो बताइए AG की लंबाई क्या होगी? तो बताइए AG की लंबाई क्या होगी? तो देखिए हमें 2:1 के अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 2 बांट लिख दें, इसको 2 इसको 4 लिख दें, 4 2 6। देखिए अगर हम इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आया 1:2 के अनुपात में। बताइए आ गया 1:2 के अनुपात में। तो एक अनुपात भी समान होना चाहिए और भुजाओं की माप भी बट जानी चाहिए। अगर हम 12 सेंटीमीटर का हैं, अगर हम माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर का है तो कैसे बांटेंगे? 4 और 8 में, 8 4 12 और 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1:2 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। देखिए अब ये हमने निकाला कैसे है, अब ये सोचने वाली बात है। तो अभी तो हमने निकाल दिया, हमें आता तो निकाल दिया, आपको नहीं आता कैसे निकालेंगे? अगर हम पूछें कि आपका AG की लंबाई क्या है तो AG की माप निकालें। तो देखिए AGJ है और OGJ है, तो AG और OG को अगर जोड़ दें तो कितनी होती है? योगानुपात नियम से लगाएंगे। ये कितना है? ये पूरा कितना है? 2 के अनुपात में है। बताइए 2 ही तो होता है ना अनुपात, 2:1 का। तो 2 ये हुआ, बट ये पूरा अनुपात कितना है? 3 का, 2:1, 2 1 3, योगानुपात नियम। अगर पूरा हम लंबाई पूछे तो 6 है, तो क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये पूरी कितनी लंबाई आ गई थी? ये पूरी लंबाई 4 आ गई थी। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा कितना होता है रेशियो में? ये पूरा रेशियो में होता है। अगर हम GO या OG की लंबाई पूछें तो ये रेशियो में होता है 1, योगानुपात 2 1 3 इंटू पूरी लंबाई कितनी है? 6 की, तो 3 दूनी 6, तो कितनी आई थी? 2, और काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 आ गया कि नहीं आ गया? तो अनुपात भी बराबर और माध्यिका का मान भी बराबर हो जाएगा, रेशियो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा आगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा। लिखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं क्योंकि तीनों कोण समान और तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं बराबर होती हैं क्योंकि
क्योंकि इसके दो कोण और दो भुजाएं बराबर होती हैं। अधिक कोण यानी सॉरी विषम बाहु त्रिभुज में इसकी कोई माध्यिका बराबर नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई माध्यिका बराबर नहीं होती है। और जब ये शीर्ष से देखिए विषम बाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से लंब डाल दें, तो अगर ये विषम बाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से लंब डाल दें, देखिए क्या होगा, दिखा देते हैं। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है और विषम बाहु त्रिभुज में शीर्ष से लंब डाल रहे हैं हम, तो ये बराबर दो भागों में बांटेगा और 90-90 पर कटेगा। और अगर ये पूरा आपका 100 अंश का है तो ये 50-50 बांटेगा। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज में माध्यिका शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। समकोण त्रिभुज में माध्यिका कर्ण को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, और समकोण त्रिभुज में अगर समकोण शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, तो ये भी तो माध्यिका है समकोण की, और ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई। आइए इसके बाद देखिए ये क्या होगा। अगर समकोण से हमने सामने वाली भुजा पर समकोण पर कर्ण पर लंब डाल दिया, तो कर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भी बराबर होगी। तो तीनों के तीनों ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि लंब सामने वाली भुजा पर ही तो डल रहा है, ठीक है, लंब सामने वाली भुजा पर ही तो डल रहा है, ठीक है। आइए अगर हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर क्या होगा, इस भुजा के आधी होगी, ठीक है। अगर हम नाम दे दें ए बी सी, अगर इसको हम ओ दे दें तो कहेंगे BO बराबर हाफ AC, BO बराबर हाफ AC, मतलब इस माध्यिका की लंबाई होगी इन पूरी माध्यिका इस पूरी भुजा के आधी हो जाएगी, ठीक है। तो माध्यिका की लंबाई क्या होगी, इस कर्ण भुजा के आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम केंद्रक की बात करते हैं। केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक देखिएगा केंद्रक तीनों भुजाओं से मिलकर तीनों माध्यिकाओं से केंद्रक मिलकर बनता है, ठीक है। केंद्रक हमेशा माध्यिकाओं से मिलकर बनता है और लंब हमेशा शीर्ष लंबों से मिलकर बनता है, ठीक है, लंब हमेशा शीर्ष लंबों से मिलकर बनता है। तो ये नोट हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न में आता है केंद्रक किससे मिलकर बनता है, तो माध्यिकाओं से मिलकर ही केंद्र बनता है। माध्यिकाओं के जब अगर माध्यिका मिल जाती है तो यहाँ केंद्रक बनता है। केंद्रक हमेशा क्या होता है, 2:1 के अनुपात में माध्यिका को बांट देता है। केंद्रक हमेशा 2:1 के अनुपात में माध्यिका को बांट देता है, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए लंब है आपका, तो शीर्ष से सम्मुख वाली भुजा पर जोड़ने वाली रेखा लंब कहलाती है, ठीक है। अगर शीर्ष से हम सामने वाली भुजा को डाल दे यहाँ पर, लंब कहलाती है। और यही लंब कहीं कहीं समबाहु त्रिभुज में आपका माध्यिका का भी काम करती है और 90-90 और बराबर भागों में भुजाओं को बांट देती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा के माध्यिका भी होता है। हमने बताया भी कि अभी बताया था, अगर शीर्ष से समबाहु में लंब डाल दिया जाए तो समान दो भागों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों वाले शीर्षों को समान भुजाओं पर खींचा गया, ठीक है। अगर समान भुजाओं के सामने वाले भुजा पर खींच दें हम लंब, तो क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। अगर असमान भुजाओं पर लंब डाल दें तो कैसा होगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। तो समान अगर डालते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसके सामने शीर्ष कोण से अगर डालते हैं तब भी वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा इसके बाद अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज में बात करें तो प्रत्येक लंब की लंबाई असमान होती है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है विषम बाहु त्रिभुज में। तो तीनों लंब कैसे होते हैं आपस में, तो तीनों लंब हम कहेंगे तीनों लंब कैसे होते हैं आपस में, असमान होते हैं, ठीक है। और दो बराबर भागों में बांटेंगे। जब समकोण त्रिभुज की बात करें तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में बताया है कि जब समकोण त्रिभुज में लंब डाल दें हम, तो सामने वाली कर्ण की भुजा पर लंब डलेगा सामने वाली भुजा पर, ठीक है। सामने वाली भुजा पर कर्ण भुजा पर लंब डलेगा सामने वाली भुजा पर। देखिए ये लंब डाला, अगर हमने इसको माध्यिका ही बोल सकते हैं। अगर ये लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा कर्ण पर ही तो डलेगा भाई, कर्ण पर ही तो डलेगा। और त्रिभुज में जब न्यूनकोण त्रिभुज की बात करें तो न्यूनकोण त्रिभुज में
त्रिभुज के अंदर ही लंब डलेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही लंब डलेगा। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की कर्ण पर लंब डलेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समकोण या न्यून कोण त्रिभुज में देखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज में अगर हम लंब डाल दें, कहीं से भी आप लंब डालें शीर्ष से, तो देखिए अगर ये भी तो शीर्ष है, ये भी तो शीर्ष है, अगर लंब डालेंगे तो क्या होगा, ये लंब जो है क्या होगा, क्या बोले थे, हाँ, त्रिभुज के अंदर ही डलेगा। ठीक है, त्रिभुज के अंदर ही डलेगा। अगर समकोण की बात करें, समकोण पर अगर हम लंब डालें तो शीर्ष से, समकोण शीर्ष से लंब डालेंगे तो देखिए कर्ण वाली भुजा पर लंब डला। ठीक है, दिख रहा होगा, कर्ण वाली भुजा पर लंब डला है। ठीक है, अगर हम अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण में कहाँ डलेगा लंब, अधिक कोण में लंब डलेगा आपकी अधिक कोण के सामने। अगर ये कोण है, अधिक कोण त्रिभुज बना हुआ है, अधिक कोण त्रिभुज बना हुआ है, अगर हम ऐसे लंब डाल दें यहाँ से, देखिएगा शीर्ष से अगर लंब डालते हैं, देखिए अधिक कोण है, अधिक कोण के ठीक सामने लंब डला है, तो ये होगा यहाँ से केंद्र। ठीक है, यहाँ से होगा लंब, शीर्ष लंब कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या होगा, शीर्ष लंब कह सकते हैं आप या लंब कह सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर लंब डाल रहे हैं तो ये क्या है, लंब डला है। अगर हम त्रिभुज पर यहाँ पर क्या करें, त्रिभुज पर अगर माध्यिका लगाई हमने, ठीक है, माध्यिका लगाई, ये सारी माध्यिका हैं, लेकिन ये लंब भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल समबाहु त्रिभुज में लंब का भी काम करते हैं और क्या होता है, और माध्यिका भी काम करती है। ठीक है, तो देखिए हमेशा अगर यहाँ पर माध्यिका करें हम, माध्यिका बोले हम, तो माध्यिका ये हो जाएगी। ठीक है, ये केंद्रक हो जाएगा। अगर हम लंब कहें तो शीर्ष से लंब डालेंगे तो लंब यहाँ डलेगा। याद रखना, लंब और केंद्रक हमेशा अलग अलग होते हैं। ठीक है, लंब केंद्रक से हमेशा अलग होता है। लंब और केंद्र अलग अलग, सॉरी, एक साथ नहीं होते, सॉरी। ठीक है ना, लंब और केंद्र एक ही दिशा में तो होते हैं, सररेख भी होते हैं बोले हम। ठीक है, तो शीर्ष, केंद्रक और लंब। शीर्ष क्या होता है, ये होता है शीर्ष आपका, ये क्या होता है, शीर्ष। तो देखिए ये शीर्ष है, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या, चलिए नीचे बना देते हैं हम, आइए नीचे बना देते हैं। अगर हम इस प्रकार से दिखाएं, आपको सारे नोट कर चलिएगा बातें। आइए, अगर हम यहाँ पर बनाएं और यहाँ पर अगर ये माध्यिका डालें या लंब डालें, तो माध्यिका डालेंगे तो क्या होगा, ये आपका केंद्रक बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, केंद्रक, सेंट्रॉइड। ये आपका क्या बनेगा, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका यहाँ कहीं बनेगा आपका लंब। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र बोल सकते हैं आप, ऑर्थो सेंटर। आइए, जब लंब केंद्र यहाँ बन गया, यहाँ केंद्रक बन गया, यहाँ शीर्ष बन गया, तो देखिए ये तीनों के तीनों सररेख हुए कि नहीं हुए। और सररेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में होना। शीर्ष और केंद्रक और लंब एक सीधी रेखा में स्थित है, तो आप ये बोल सकते हैं कि शीर्ष, लंब और केंद्रक तीनों कैसे हैं, सररेख हैं, मतलब एक सीधी रेखा में है। तो केंद्रक और लंब कभी एक साथ नहीं होते, केंद्रक और लंब कभी एक साथ नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, केंद्रक ऊपर और लंब नीचे होता है। ठीक है, केंद्रक बांटता 2:1 के अनुपात में, केंद्रक बांटता है, लंब केंद्र नहीं बांटता। लंब केंद्र को मत बांट दीजिएगा। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, लंब बनेगा आपका अधिक कोण के बाहर। समबाहु त्रिभुज में कहाँ बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा त्रिभुज के अंदर। ठीक है, या न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर। या समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, तो समकोण त्रिभुज में बनेगा आपका, समकोण त्रिभुज बनेगा आपका कहाँ पर, कर्ण भुजा पर। ठीक है, अधिक कोण में कहाँ बनेगा, अधिक कोण के बाहर। ये आपका अधिक कोण है, इसके बाहर अगर हम इस प्रकार से फिगर बनाएं तो अधिक कोण के बाहर आपका लंब केंद्र बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लंब केंद्र की बात करें अगर हम। ठीक है, लंब केंद्र की ही बात हो रही थी। और लंब केंद्र अगर यहाँ बन गया तो देखिए लंब केंद्र जो शीर्ष के कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। अगर लंब केंद्र पर कोण बन रहा है और शीर्ष पर कोण बन रहा है, तो लंब केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का योगफल क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं इस प्रकार से और यहाँ इसको मिलाते हैं, अगर यहाँ पर x कोण बना, यहाँ y कोण बना, तो हम कहेंगे x + y बराबर क्या होगा, 180 अंश। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x अंश बना, यहाँ पर y अंश बना, तो बोलेंगे x + y बराबर 180 अंश। तो जब शीर्ष केंद्र पर बनेगा कोण
और लंब पर बनेगा कोण, तो उनका दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में केंद्रक तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु होता है। समबाहु में बात करें तो लंब केंद्र और केंद्रक एक ही होता है, लेकिन और दूसरे भुजा में ना समबाहु में नहीं होता, ना ही विषमबाहु में होता। समबाहु में क्यों होता है? क्योंकि इसके तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी कारण मात्र एक आपका कोण है, कौन सा? अगर हम त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज में केंद्र भी वहीं बनेगा एक ही बिंदु पर, और लंब भी एक ही बिंदु पर बनेगा। ठीक है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष केंद्र, हमें बताया भी समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो शीर्ष केंद्रक और लंब केंद्र एक दिशा में होंगे, मतलब संरेख होंगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या होगा? जब हम लंब केंद्र को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। ये सारी बात बता चुके हैं आपको हम। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम चर्चा करेंगे आपके अधिक कोण में कहाँ बनेगा लंब केंद्र। ठीक है, और न्यून कोण में कहाँ बनेगा, और समकोण में कहाँ बनेगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखें तो हम अधिक कोण बता चुके हैं। देखिए अधिक कोण अभी बताया हमने, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से अगर ये अधिक कोण है तो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपका लंब केंद्र यहाँ पर। ठीक है, ये बनेगा आपका लंब केंद्र, अधिक कोण के बाहर बनेगा। ये आपको सारी बातें हम नोट करवा चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए, शीर्ष से अगर हम कोणार्धक की बात करें तो शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, ठीक है, शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें हम, तो वो 2 बराबर भागों में बांटेगा शीर्ष। उसे बोलते हैं लंब अर्धक। मतलब लंब अगर डालें शीर्ष से, अगर इस यहाँ से सीधे डाल दें तो x को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये क्या कहलाता है? लंब अर्धक कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी 3 कैसे होते हैं? अर्धक समान होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में कोण, अर्धक, लंब, माध्यिका, कोण और अर्धक और माध्यिका ये सारे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? एक ही रेखा में स्थित होते हैं। अगर हम बोलें लंब, केंद्र और शीर्ष, माध्यिका सारे कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज में एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान कोणों का अर्धक लंबाई में समान होता है। ठीक है, और असमान कोणों का अर्धक विपरीत भुजा के लंब एवं माध्यिका में होता है। ठीक है, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज में बांटें तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? जो 2 भुजाएं आपकी समान बनेगी, समान कोण बनेंगे, उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आगे हम चर्चा कल करेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। इसके लिए धन्यवाद।